कोई मॉक दिया, अगर मैं सोचूं कि मुझे उसको एनालाइज करना है, पर एनालाइज करने के लिए जो मेरे पास मटेरियल नहीं था, तो मुझे कभी कभी 2-2 3-3 दिन लगते थे वो मटेरियल ढूंढने में। लेकिन मैं बिना एनालाइज के उस पेपर को कभी जाने देता ही नहीं था। उस मेट्रो का 1.5 घंटे का टाइम जाने का, 1.5 घंटे का टाइम आने का, 3 घंटे ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो यूटिलाइज किया ऑनलाइन स्टडी करके। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने हथियार के बारे में पढ़ तो लिया, पर क्या तुम्हें चला के नहीं देखा। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका उत्कर्ष यूजीसी नेट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान आयुष जैन, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 5 है। जून 2025 अटेम्प्ट में ट्रेडिशनल संस्कृत सब्जेक्ट से। वी आर वेरी ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड टुडे आयुष। वेलकम टू द पॉडकास्ट, वेलकम टू उत्कर्ष। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आयुष जैन ने स्कोर किया है। शुरू करने से पहले एक बार मैं रिजल्ट आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ आयुष जैन जी का। आयुष का रिजल्ट आपके सामने है। इन्होंने स्कोर किया है 99.80 परसेंटाइल, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 5 है ट्रेडिशनल संस्कृत में, और ट्रेडिशनल संस्कृत अपने आप में ही थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, पर आयुष ने मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 5 लेकर आए हैं। आइए जानते हैं आयुष से कि क्या रहा उनकी जर्नी में, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे इतना बढ़िया स्कोर किया। तो आयुष, जब आपने अपना रिजल्ट देखा ऑल इंडिया रैंक 5, तो आपके आसपास जैसे कौन लोग थे, कब आपने रिजल्ट देखा था, तो आपके आसपास फैमिली का रिएक्शन क्या था, आपका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली ना, जिस टाइप की फैमिली मेरी है, दे बी लाइक, मेरे पापा जो हैं वो एक बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने मुझे एक तरीके से फ्री कर रखा था कि तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेस्ट कर लोगे, तो लाइक करो जो कर सकते हो। तो आई वॉज इन माई रूम, और मैं बहुत ईगर था कि भाई कैसे कब रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम दिया था, मेरा काफी अच्छा होप था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। रिजल्ट आउट हुआ, मैंने चेक किया, उसके बाद मैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब खाना खुद बनाते हैं ना, तो वो खाने की जो अंदर से एक्साइटमेंट होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। मैंने देखा रिजल्ट, मैं देख के यार सरप्राइज हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं बस खुश हूँ मन के मन में। और मैं गया, मैंने कहा मम्मा खाना बना रही थी, मैंने मम्मी से बोला कि यार मम्मा हो गया। तो कहती है क्या हो गया। मैंने कहा मम्मा जेआरएफ हो गया, अब तो मतलब मजे मजे हैं। तो देखो वो एकदम से जैसे मम्मी के अंदर की एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। फिर पापा आए तो पापा, अरे क्या बात है, बढ़िया, तुम तो और अच्छा कर लोगे। मैं कहा भाई तो बस ये सिस्टम था कि मम्मा एकदम से एक्साइटमेंट के साथ में उन्होंने मुझे हक किया था। पापा भी लाइक हाँ, जैसे इंडियन डैड्स होते हैं कि हाँ बढ़िया किया, और अच्छा कर लेना, बढ़िया बढ़िया, ऐसा था। तो बढ़िया। ये एक्साइटमेट था उस मतलब उस टाइम का। अच्छा। और एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी कि करेंटली आयुष पीएचडी परस्यू कर रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। आपकी वहां पर पीएचडी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे हम आयुष। अभी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का क्या रहा, और आपके मन में यूजीसी नेट देने का विचार कैसे आया आयुष? ये एक थोड़ा सा ना, मुझे भी कभी कभी मैं डाउट में चला जाता हूँ जब मैं खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि मैं कैसे संस्कृत की फील्ड में आया, हाँ जी। और कैसे नेट के लिए मैंने प्रिपरेशन चालू किया। तो मतलब ये आप सभी के लिए भी, जो भी ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन का रहेगा कि एज इन फर्स्ट, जब मैं 10th क्लास तक में था तो एक क्रिश्चियन स्कूल में था। उधर पे उस स्कूल में अगर मैं हिंदी भी बोलता था तो मेरे फाइन में पैसे कटते थे कि आपने हिंदी कैसे बोली। हम्म। फिर 10th के बाद में मेरे रिलेटिव्स ने कुछ मेरे को बोला, पापा मम्मा को बोला कि ये थोड़ा सा जैन फिलॉसफी पढ़ेगा, थोड़े संस्कार आएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, तो इसको आप एक काम करिए, जयपुर भेजिए, वहां पर एक संस्कृत स्कूल है, वहां पे ये पढ़ेगा, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। एंड आई वॉज लाइक कि संस्कृत तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, बट आई वॉज लाइक कि हाँ मैं कुछ कर लूंगा करके। पर मेरा ड्रीम था कि मुझे सीए करने का है या फिर उस फील्ड में जाने का है। मैं पापा मम्मा के कहने से गया, फिर मैंने संस्कृत पढ़ना चालू किया धीरे धीरे करके। अब जब कोई इंग्लिश बैकग्राउंड से व्यक्ति डायरेक्ट संस्कृत बैकग्राउंड में जाएगा, तो जी। अडेप्ट करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मुश्किलें जी। भी लगती हैं। जी। उस टाइम पे मेरे हॉस्टल का जो मेरा वार्डन था, लाइक कि बेटा तुम पढ़ते नहीं दिखते हो, या अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, क्या समस्या आ रही है। फिर बीच बीच में उन्होंने मुझे पिन किया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, तुम्हारे बस का है ही नहीं। तो जब कोई आपसे ये कहे ना कि भाई आप नहीं कर पाओगे, तो फिर वो अंदर से एक ईगो हर्ट हो जाता है। तो आई जस्ट थॉट कि नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों, ये जो दूसरे और बाकी स्टूडेंट्स हैं
ये मुझसे अच्छे क्यों है और मैं इनसे बुरा क्यों हूँ। तो फिर जब वो सेल्फ क्वेश्चन हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा मेहनत किया उस चीज को लेकर। फिर जब मैं इस लाइन में, जब मेरी क्योंकि मैं उस टाइम पे शास्त्री कर रहा था। शास्त्री इन द सेंस संस्कृत में जब हम बीए करते हैं, बैचलर्स करते हैं, तो उसको हम शास्त्री बोलते हैं। जी। तो उस टाइम पे जैन फिलोसफी मेरे पास में था सब्जेक्ट, संस्कृत मेरे पास में सब्जेक्ट था। फिर संस्कृत को ही आगे बढ़ाया, संस्कृत में ही मास्टर्स किया। जब मास्टर्स किया तो फिर अंदर से एक और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब तो मुझे प्रोफेसर बनना है, लोगों को संस्कृत पढ़ाना है। तो एक ऐसी जर्नी थी जो मुझे यूजीसी नेट की तरफ और इस जेआरएफ की तरफ थोड़ा सा आगे लेके आई। बहुत ही बढ़िया आयुष। आपकी जर्नी से बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल संस्कृत को अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं, राइट? और इस जर्नी में जब आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्या था आपका वो टफेस्ट फेज जिसमें से जब आपको लगा कि अब ब्रेक डाउन हो रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा? क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, ये चीज तो मैं आप सभी के साथ में भी शेयर करना चाहूंगा कि उस टाइम, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा संस्कृत, ऐसे आप सभी के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑल ओवर हर सब्जेक्ट से रिलेवेंस में आपको मटेरियल्स ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाते हैं मोस्टली, क्योंकि आज इस टाइम पे जो ऑनलाइन का जमाना है, हमें इजीली क्लासेस भी मिल जाते हैं, टीचर्स मिल जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। उत्कर्ष में हमारे कितने प्यारे प्यारे टीचर्स हैं। तो सारे ही हमें चीजें मिल जाती हैं। बट जब मैं संस्कृत के बारे में आता हूँ तो हम लोग को दो चॉइसेस होती है सब्जेक्ट की। एक नॉर्मल संस्कृत होता है जो कि मोस्टली इजीली हमें उसके मटेरियल्स होते हैं जो अवेलेबल हो जाते हैं। बट जो टफेस्ट फेज मेरे लिए था वो था कि मैं तैयारी कहाँ से करूं। तैयारी करने की इच्छा है, जब रिसोर्सेज। हाँ रिसोर्सेस मतलब नहीं है मेरे पास में। हाँ। मुझे जैसे पिज्जा खाने का बहुत मन है, पर मेरे को बनाने के लिए माइक्रोवेव है ही नहीं मेरे पास में, ना सब। बेस है ना कुछ है, तो अब मैं कैसे करूंगा। हम्म। तो एक बार ट्राई किया, मैं हार गया, क्योंकि 3-4 महीने तो मुझे सिर्फ कुछ बुक्स कलेक्ट करने के लिए लगी। और जो एग्जाम आता है वो अनएक्सपेक्टेड आता है, उसमें मुझे पता नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बताऊं सिंपल एक क्वेश्चन की 18 पुराण और एक पुराण कम से कम 1500 से 2000 पेज मिनिमम, उसमें से वो किस पेज में से, किस लाइन में से, किस श्लोक में से क्या क्वेश्चन बना देंगे हमें नहीं पता होता है। तो हमें लगता है कि वो पेपर आउट ऑफ द बॉक्स है। बट जब बिल्कुल। मटेरियल ही नहीं है हमारे पास में तो हम कैसे तैयारी करेंगे। तो मेरे लिए वो बहुत हार्ड था कि वो मटेरियल ग्रैब कर पाना, वो कलेक्शन कर पाना डाटा का, और फिर उसकी तैयारी कर पाना। तो ये मेरे लिए बहुत टफ था। बिल्कुल, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि आपको ट्रेडिशनल संस्कृत के रिसोर्सेज कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल हुई है। बहुत 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 hard था। हाँ, आप मॉक्स लगाते थे आयुष, और मॉक लगाते टाइम कभी ऐसा हुआ कि आपका मॉक में स्कोर बहुत खराब रहा और आपका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ हो? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आ, मतलब मैं बोलूँ तो, सच बोलूँ तो बहुत बार हुआ है। क्योंकि जब मैं मॉक लगाता था तो जैसा मैंने बोला रिसोर्सेज थे नहीं। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स में मुझे पेपर 1 एंड पेपर 2 का मॉक मिल जाता है, क्योंकि हम एग्जाम देने जाते हैं, सेम पैटर्न का मॉक मिलता है। पेपर 1 का मॉक तो मुझे चलो मिल गया, क्योंकि पेपर 1 सब जगह कॉमन होता है। पेपर 2 के मॉक के लिए मुझे सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के पेपर्स डाउनलोड करने पड़ते थे। फिर डाउनलोड किया मैंने, फिर अब उसको मैं फिजिकली, जैसे कंप्यूटर के ऊपर मैंने लगाया, लैपटॉप के ऊपर लगाया, फिजिकली कॉपी में आंसर्स मार्क कर रहा हूँ। फिर उसको मैं रीचेक करने के लिए, क्योंकि 3 घंटे का मॉक दे रहा हूँ, फिर 3 घंटे 4 घंटे में उस मॉक को समझने के लिए कि मैंने क्या क्वेश्चंस लगाए, क्या सही है क्या नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि पेपर 1 तो मैंने चलो अच्छा स्कोर किया, लाइक 50 क्वेश्चंस में से मेरे 35 प्लस ऑलमोस्ट जाते थे सही। बट जो सेकंड पेपर था उसमें कभी 20% आ रहा है, कभी 30% आ रहा है। दैट वाज लाइक हिट मी कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। फिर समझ में आया थोड़ी लेट कि हाँ, मैं क्वेश्चन ही समझने में थोड़ा गलती कर रहा हूँ। क्योंकि कभी एक क्वेश्चन सीधे तरीके से हम नेट में कभी पूछते ही नहीं है, वो कभी बिल्कुल। पूछते ही नहीं है सीधे। हाँ। अगर उनको पूछना ही कान कहाँ है तो वो सीधा यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, वो वहां घुमा घुमा के पता नहीं कहाँ से पकड़ेंगे। तो सेम वही था, क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा उस टाइम टफ रहा। पर धीरे धीरे जब मैं चीजें समझने लगा, मुझे टॉपिक समझ में आने लगे, तो फिर चीजें सिंपल होने लगी। तो मतलब जब आप मॉक लगाते थे तो आप प्रॉपर एनालिसिस करते थे कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं कि गलतियों को एनालाइज नहीं करते हैं। तो वो जो लोग एनालाइज नहीं करते हैं, सिर्फ मॉक लगाया और छोड़ दिया, क्या वो सही है आयुष? मतलब
एक एक तरीके से ये है कि आपने आटे में पानी तो मिलाया पर आटे को गूंथा नहीं, क्या मतलब है? तो रोटी तो बिल्कुल, बनेगी नहीं। तो बिल्कुल, सेम वही बिल्कुल। चीज है कि आपको अगर आपने मॉक लगाया तो उसको एनालाइज करो, समझना जरूरी होता है। मेरा मतलब बीच में काफी बार ऐसा भी हुआ कि मैं कोई मॉक दिया हुँ, और मेरे पास मैं अगर मैं सोचूं कि मुझे उसको एनालाइज करना है, पर एनालाइज करने के लिए जब मेरे पास मटेरियल नहीं था, तो मुझे हाँ, कभी कभी 2-2 3-3 दिन लगते थे वो मटेरियल ढूंढने में। लेकिन मैं बिना एनालाइज को उस पेपर को कभी जाने देता ही नहीं था। तो बिल्कुल। सभी को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी मॉक लगा रहे हैं तो 3 घंटे मॉक दे रहे हैं तो 3 घंटा उसको समझने के लिए भी दीजिए। बिल्कुल सही। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा कि रटने से कुछ नहीं होगा, है ना? तो इसलिए या एक तो ऐसी ही बात हो जाती है कि रटी हुई चीजें आपको 1 दिन या 2 दिन की विद्या होती है। मतलब बिल्कुल। संस्कृत में भी काफी अच्छे से श्लोक हैं हुँ, कि रटने वाली विद्या सिर्फ 1 या 2 दिन तक रह जाती है, पर जो आपकी समझ लेते हैं वो आपको जीवन पर्यंत फिर कभी भी आपको हेल्प कर सकती है। तो समझना बहुत जरूरी है उस चीज को। हाँ। आयुष, आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रही? कि मतलब आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जो सोचते हैं कि बहुत कम आवर्स पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेट करते हैं टाइम, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था? आप दिन में कितने आवर्स पढ़ाई करते थे? क्या थी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? वो हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं कि 8 घंटे पढ़ो, कुछ जी। लोग कहते हैं कि पूरा टाइम ही पढ़ते रहो। हुँ, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम रास्ते पे चलते हैं और जब हमें कांटे लगते हैं तो पता होता है कि इस तरफ से नहीं जाना है, इस तरफ से जाना है। हुँ, वैसे ही मेरे साथ में हुआ था कि अभी जिस कंडीशन में मैं हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम मैं मतलब ही नहीं रखता। आप भले 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, डेडिकेशन फोकस के साथ में पढ़ो। हुँ, जो टॉपिक पढ़ रहे हो एटलीस्ट उसे समझो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं, मैं तो आज 10 घंटे की सिटिंग करूंगा, हुँ, तो एक काम करते हैं 2x पर लेक्चर चलाते हैं। हुँ, चलो ठीक है, समझ में आया आपने 1.5 पे, चलो एटलीस्ट समझ में आ जाता है कि टीचर क्या बोल रहा है। 2x पे समझ में नहीं आता कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो फ्लो फ्लो में निकल जाता है। तो हुँ, स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो लेक्चर्स देखने बैठे, 2x पे उनको चला लिया, 2.5 पे चला लिया, पर समझ में नहीं आता टीचर बोल क्या रहा है, हुँ, समझा क्या रहा है। हुँ, तो वो टाइम सोचते कि वो उन्होंने 10 घंटे में 10 या 15 लेक्चर कवर कर लिए तो उनका हो गया। पर हुँ, ऐसी चीजें नहीं चलती। आप 5 लेक्चर देखो, लेकिन फोकस के साथ देखो कि आपके टीचर आपको क्या पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप फोकस के साथ देखेंगे तो आपकी चीजें अंदर से क्लियर हो जाएंगी, और जब आपकी बेस क्लियर हो जाएगा, आप उसको कॉन्क्रीट कर लोगे, तो वो चीजें आपको बाद में हेल्प होगी। पेपर 1 आयुष सबका कॉमन होता है, ठीक है? तो हमारे जो भी दर्शक हैं वो पेपर 1 के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो पेपर 1 में कौन-सा ऐसा यूनिट था जिससे आपको बहुत डर लगता था? डर? हाँ, हाँ, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा डर मुझे रिसर्च से लगा, रिसर्च एप्टीट्यूड। अच्छा। मतलब बेसिकली मैथ्स स्ट्रांग था मेरा, हुँ, इतना भी स्ट्रांग नहीं बट स्ट्रांग था। मतलब मैं डीआई जो है चाहे वो मिसिंग डीआई आ जाए, हुँ, या चाहे वो मिसिंग डीआई आ जाए, या फिर ये मान के चले कि नॉर्मली मैथ्स, हाँ, तो अगर वो क्वेश्चंस मैथ्स से रिलेवेंस है, बोर्ड स्ट्रीम से रिलेवेंस है, ट्रेन के क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली कोई भी मैथ्स के क्वेश्चंस है, तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। पर अगर जब मुझे समझ में आया कि यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ, तो रिसर्च एप्टीट्यूड वाज द थिंग कि मैं जहाँ फंसा। क्योंकि वहाँ रिसर्च के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, बताने वाले अलग हैं, और काफी सारी चीजें अलग अलग हैं। हुँ। तो वहां पे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। ओके। और आप आयुष नोट्स बनाया करते थे? और या नोट्स, देखिए, एक ऐसी चीज हो जाती है हुँ, कि आप जो चीज अगर समझते हैं, हाँ, आप अगर कोई चीज समझते हैं और उसको आप अपने तरीके से हैंड रिटन कर लेते हैं, तो वो हुँ। आपका हेल्पफुल होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस स्पीड से हम वो चीज पढ़ते हैं, हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हमने लिखा क्या है। कभी कभी मेरे नोट्स मैं ही नहीं समझ पाता था कि मैंने लिखा क्या है। जी। बट पर ये था कि हाँ, वो कभी कभी हेल्पफुल भी होते थे, कभी कभी नहीं भी होते थे। बनाए हैं कुछ नहीं है, ऐसे सिस्टम चला है। इस तरीके से। आयुष, आप जैसे और टॉपर्स होते हैं ना, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि भई डेली रिवाइज़ करते हैं, डेली रिवाइज़ करना चाहिए। आपका भी ऐसे ही था क्या कि आप डेली रिवाइज़ करते थे, या फिर क्या आपकी कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी रिवाइज़ करने को लेके?
एक्चुअली रिवाइज करने को लेकर मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं जब मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, हम्म ठीक है, हम्म तो एकदम फ्रीक्वेंट तो नहीं, बट हाँ मैंने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा है मैं उसको एक बार जरूर रिवाइज करता था। वीकली रिवीजन किया क्योंकि करते हाँ थे आप? वीकली रिवीजन ऐसा होता था कि जैसे मान के चलिए कि मैंने फर्स्ट पेपर का कोई भी एक टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने पहली यूनिट जो है हम्म उसका भी पहला पॉइंट मैंने अगर पढ़ा है, हम्म अगर मैं लर्नर्स एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ रहा हूँ, टीचर सेंटर किसी चीजों के बारे में पढ़ रहा हूँ, अगर मैं मान के चलिए कि मैं कुछ और टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो मैं जब वो पूरा टॉपिक खत्म हो जाता था हम्म उसके बाद भी अगर मुझे लगता था कि हाँ मैं एक और टॉपिक खत्म कर लेता हूँ, तो कभी एक टॉपिक पूरा, कभी दो टॉपिक पूरे, ऐसे करके मैं अपनी टॉपिक्स को रिवाइज करता था। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं आयुष हमारे साथ जो वर्किंग है ना? जो या तो कुछ लड़कियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, वो प्रिपरेशन करने के लिए क्या है पूरा टाइम सही से डेडिकेट नहीं कर पाते हैं, राइट? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने यूजी पीजी में सही से पढ़ाई नहीं कर पाए, और क्या वो नेट और जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं जो वर्किंग हैं, या फिर वो जिन्होंने यूजी पीजी में पढ़ाई नहीं कर पाई है सही से, क्या वो नेट जेआरएफ कर सकते हैं सही से क्लियर? देखिए एक ये चीज तो मैं सारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से बता दूं। हाल फिलहाल में मेरे पास में मैं संस्कृत का काफी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, हम्म और मैं काफी एक बड़ा ग्रुप रेगुलेट करता हूँ व्हाट्सएप पे। करीब 900 पीपल्स जो है वो मेरे ग्रुप में है, और मैं उसको रेगुलेट करता हूँ, उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता हूँ। हम्म उस ग्रुप में इवन काफी ऐसे लोग हैं जो लाइक 55 एज के हैं, 55 एज के हैं। कुछ लोग ऐसी लेडीज है जो हाउस वाइफ है। एक 45 एज की कोई भैया है जो दिल्ली में ही रहते हैं। हम्म उनका मेरे पास में फोन कई बार ऐसे आता है, कनेक्ट करते हैं वो मुझसे कि मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, बिल्कुल मैं मॉर्निंग 7:30 निकल जाता हूँ घर से, और शाम को 8 8:30 बजे घर पहुंचता हूँ। मेट्रो का मेरे पास में 1 घंटे का टाइम होता है, 1 डेढ़ घंटे मुझे मेट्रो में ट्रेवल करना पड़ता है। हम्म मेरे पास में टाइम ही नहीं है, मैं घर जाके खाना खाऊंगा और इतना थक जाता हूँ कि मुझे नींद आ जाती है, मैं तैयारी कैसे करूँ? हम्म तो मैंने उनको बोला, उनको हेल्प किया कि अभी लाइक आप मेट्रो में जब जाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि आपको 99% आपको ऑलमोस्ट भीड़ मिलती होगी, आप सीट बिल्कुल सीट वगैरह नहीं मिलती। उन्होंने हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके, उस मेट्रो का 1.5 घंटे का टाइम जाने का, 1.5 घंटे का टाइम आने का, 3 घंटे ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो यूटिलाइज किया ऑनलाइन स्टडी करके, क्लासेस देख के। वो नोट्स नहीं बना पाते थे क्योंकि मेट्रो में पॉसिबल नहीं है, आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे, बट बिल्कुल उन्होंने 4 6 महीने की मेहनत करके प्रॉपर, और थोड़ा थोड़ा टाइम सेव करके, जैसे एक मारवाड़ी व्यक्ति होता है, तो बिजनेसमैन मारवाड़ी कभी एकदम से अमीर नहीं बनता, वो पैसे बचाता है, अपने कट ऑफ करता है, खर्चों के कट ऑफ करता है। तो उन्होंने वो टाइम सेव किया लिटिल लिटिल, और जो उन्होंने बूंद बूंद करके घड़ा बनाया ना, अभी उनके ये मान के चलो कि पिछली बार मेरे पास में कॉल आया था कि भाई नेट तो हो गया, अब जेआरएफ करना। बट उनकी एज निकल चुकी है, उससे वो मतलब नहीं है, बट वही जेआरएफ करना है कि मुझे भी उसमें एक और अपॉर्चुनिटी। नेट कर लिया उन्होंने, तो ऐसे काफी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो वर्क करते हैं, उनको हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि व्यक्ति कि मैं बिल्कुल ये बिल्कुल। जिम्मेदारी भी संभालूं, ये जिम्मेदारी भी संभालूं, हम्म कैसे करूं मैनेज? तो हम्म। एक मैनेज अगर आप कर सकते हैं इन चीजों को, हाँ तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मतलब कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको सक्सेस पे जाने से रोके, है ना? अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो आप एक दिन सक्सेसफुल होंगे। आपकी भी बिल्कुल ऑल इंडिया एक रैंक 5 है आयुष, और हमारे व्यूअर्स आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि हर किसी को एक इंसान ऐसा होता है कि वो जिससे इंस्पायर होते हैं, राइट? तो मैं आशा करती हूँ कि इस पॉडकास्ट में आपको देख के हमारे व्यूअर्स भी बहुत मोटिवेट होंगे, बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि यू आर एन इंस्पिरेशन। आपने पीएचडी में जब एडमिशन लिया उस दौरान आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या कैसे आपने पीएचडी में एडमिशन लिया इतने बढ़िया कॉलेज में, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल आपकी बात को ही कंटिन्यू करूंगा, उसके पहले की 2 लाइन की, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? क्या कौन बात कहता है! है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन है इस वर्ल्ड में, मतलब आप कर सकते हो, आपको बस अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, वो गट फीलिंग होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए आपको कि आपको क्यों करना है। अगर बिल्कुल आपके पास बिल्कुल। में वो रीजन है कि आपको क्यों करना है तो आप कर सकते हैं। जब पीएचडी में एडमिशन लेने को आया तो उस टाइम पे एक छोटा सा इश्यू हुआ था कि एडमिशन प्रोसेस क्योंकि इजीली होते नहीं है, हम्म
एक एक साल में हमें एडमिशन्स मिल जाते हैं। जी। तो उस टाइम पर मेरा ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड था, मैं तो जेआरएफ की तैयारी में लगा था, तो मैंने उसके बिहाफ पर फॉर्म भर दिया। अब ऑल ओवर अपना पूरा इंडिया में नेशनल अपना सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि बेस्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। एंड मैंने वहां से ही मास्टर्स किया हुआ था, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं एक इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा, एंड देन आई विल परस्यू माय पीएचडी फ्रॉम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। हम्म। एंड मेरे ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री भी था, क्योंकि ये दोनों तीन यूनिवर्सिटी मोस्टली की फाइट चलती है फर्स्ट सेकंड रैंक के लिए। बिल्कुल, हाँ। फिर आई बिलीव मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी थी। हम्म। ये बिहार पर मैंने वो जो फॉर्म भरा, तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया। उनका क्राइटेरिया था कि उनको सिर्फ जेआरएफ होल्डर्स ही चाहिए थे, जबकि मेरा जो रिजल्ट था वो अगले ही मिलने आ चुका था जब मैंने अपने फॉर्म भरा था। फिर वहां जाने का मौका नहीं मिल पाया, तो आई वॉज वेरी अपसेट कि अब मेरा क्या होगा। लाइक मैं लाल बहादुर में भी अप्लाई कर रहा हूँ कि वो मुझे लेंगे कि नहीं लेंगे करके। फिर लाइक मैं लाल बहादुर में आया, इंटरव्यू हुआ, सिनॉप्सिस हुई। सिनॉप्सिस में जब उन्होंने टॉपिक्स के बारे में चीज़ों से पूछी, तो द प्लस पॉइंट वॉज कि मुझे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर हो जाएंगे, तो ना कि सिर्फ पीएचडी में, आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे, वहां के इंटरव्यू के लिए भी अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो जो लाइक सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे गाइड्स जो थे वहां पर, तो उन्होंने जब मुझसे कुछ क्वेश्चंस वेद से पूछे, कुछ पुराण से पूछे, कुछ उन्होंने मेरे क्वेश्चन साहित्य से पूछे, लिटरेचर से पूछे, जो मेन मेन हमारे ग्रंथ चलते हैं, जैसे लिटरेचर में ध्वन्यालोक काव्य प्रकाश के कुछ ग्रंथ हैं जो हमें लिटरेचर के बारे में बताते हैं संस्कृत की। तो उन्होंने वहां से मुझे जो क्वेश्चन पूछ लिए, और जब उसके मैंने क्लियर उनको आंसर्स दिए कट टू कट, बिना किसी बातों के, हम्म। तो वो इम्प्रेस्ड हुए, उन्होंने चीज़ों को समझा। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद ही जब वो गुरुजी मुझे मिले बाद में, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आगे लिए ऐसे मेहनत करते जाओ। तो सेम चीज़ आपका है कि आप अगर अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे, तो वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। बिल्कुल। एक रेक्टिफिकेशन कभी रट्टाफिकेशन कभी काम नहीं आता है, बिल्कुल सही चीज है। रटने से क्या है कि तुरंत तुरंत तो याद हो जाएगा, है ना। बाद में जो वो कॉन्सेप्ट्स घुमा के एनटीए पूछता है, क्योंकि एनटीए कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है जैसा आपने बताया, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप क्या टाइम टेबल बना के पढ़ते थे, या फिर मतलब ऐसे मूड के अकॉर्डिंग पढ़ते थे? क्या ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम टेबल था? क्या आप ऐसे सुबह पढ़ाई करना पसंद करते थे, या फिर नाइट में स्टडी करना पसंद करते थे? देखिए, एक चीज़ है क्योंकि अभी तो अपन यूएसए की बात कर रहे हैं लगे यहाँ। हाँ जी। एक बार एक नाव होती है और समुद्र में निकल जाती है बिना डायरेक्शन देखे, तो उसकी मंजिल का भी कोई ठिकाना नहीं होता। बिल्कुल। ऐसे ही आपको वो ध्रुव तारा जो है वो देखते रहना पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो सेम वैसे ही है टाइम टेबल, और आपको चीजें, आपको प्लान करना, प्लानिंग प्लॉटिंग, ये सिर्फ इसलिए है कि आप डायरेक्शन से भटको नहीं। हम्म। और जरूरी भी है और उतनी जरूरी भी नहीं है। हम्म। तो पहली चीज तो ये कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको ये उस रास्ते पे भटकाएगी नहीं, आपको रास्ता दिखाएगी। तो जो भी देख रहे हैं, आपको प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, बिना गाइडेंस के आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि टाइम टेबल बिना गाइडेंस के नहीं बनता। बिल्कुल। आप सोचेंगे कि आपने 2 घंटे यहाँ कर लिए, वहाँ कर लिए, वहाँ, और आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं, जब तक आपका वो एसोसिएशन नहीं होगा। जैसे कि मेंटरशिप होती है, उसमें भी काफ़ी अच्छे-अच्छे टीचर्स जो है वो मेंटरशिप जो प्रॉपर जब देते हैं, जी। तो एनालाइज़ करते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पर वीक है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, उसको कहाँ ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो वो एक एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए। तो हम्म। टाइम टेबल भी ज़रूरी है, मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी पढ़ा है और कभी-कभी नहीं भी पढ़ा है। हम्म। मोस्टली ये है कि हाँ, आपको वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आयुष, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि अगर हमने सारी थ्योरी कवर कर ली है, 10 बार थ्योरी कवर कर ली है, लेकिन पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एनटीए की तरफ से पूछे गए वो सॉल्व करके नहीं जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या उनकी प्रिपरेशन अधूरी है बिना पीवाईक्यूज के? पीवाईक्यूज का क्या रोल है इस एग्जाम में? आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप बताइए।
ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने हथियार के बारे में पढ़ तो लिया, पर हथियार कभी चला के नहीं देखा। युद्ध नौका है, ठीक है, एक सैनिक है जो कि जिसने तलवार चलाना सीखा नहीं है, बस तलवार के बारे में पढ़ा है कि ऐसी होती है, ऐसी होती है। बंदूक के बारे में पढ़ा है कि वो ऐसी होती है, ऐसी होती है। जी। वो युद्ध के मैदान में सबसे आगे जाके खड़ा है, तो वो हलाल ही होने वाला है। अगर पीवाईक्यूज नहीं किए हैं। कि नहीं किए। हम्म। इससे ऐसी ये बात है कि आपको जब यूजीसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम्म। तो पीवाईक्यू आपका हथियार है। बिल्कुल। कि जो ऐसा होता है कि हमारे पास में शील्ड हमने नहीं ली है, हम्म। वो कौन गिरेगा यूजीसी की तरफ से हमारे ऊपर, तो हमें पता है ठीक है, हमें कितना मजबूत शील्ड चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। कि वो तरीका बताता है, क्वेश्चंस कैसे पूछता है, कैसे समझता है। हम्म। कि इसीलिए तो जानना जरूरी है, बिल्कुल जाने उसका गिलाती है, तो जानना पहले जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी इस जर्नी में आयुष, जब आपका जेआरएफ हुआ तो कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको इस जर्नी में सपोर्ट किया? देखिए, जर्नी में सपोर्ट करने के लिए तो देखो, सबसे पहले तो मैं मम्मा पापा का बहुत थैंक्स करता हूँ दिल से, क्योंकि हुँ, उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा। हुँ, कभी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं किया कि जाओ तुम एक काम करो, सब्जी खरीद के ले आओ, हाँ, या पिताजी ने कभी कुछ नहीं कहा कि तुम एक काम करो यार, क्या फ्री बैठे हो, एक काम करो, आते हैं चलो, हाँ, देखो थोड़ा सा ये हुँ, करो वो करो। हुँ, तो उनकी तरफ से मैं फ्री था कि मैं कर सकता हूँ, तो सबसे बड़ा थैंक्स तो मम्मा पापा को है। फिर दूसरी खुद को भी है, क्योंकि हुँ, मैंने थोड़ा सीरियसनेस के साथ पढ़ाई की। हुँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मैं रास्ते से भटक जाता था। बिल्कुल। सीरीज़ बहुत देखने लगा था कि हाँ, टाइम वेस्ट काफ़ी होता था। हुँ, लेकिन हाँ, ये भी था कि मुझे एक अंदर से रीज़न पता था कि मुझे क्यों करना है। तो सेम यही है कि मैं अपने आप को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, मम्मा-पापा को और बाकी फ्रेंड्स को भी जो मेरे साथ में जुड़े रहे, जिन्होंने मुझे रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करवाए। बिल्कुल। क्योंकि खुद से ढूँढना तो भाई ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ थी। और आप अपनी माता-पिता की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं आयुष। ऑल इंडिया रैंक 5 इज़ एन अचीवमेंट, है ना? तो प्राउड ऑफ यू आयुष। अ, इस दौरान आप सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करते थे? क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे या नहीं थे? आपने पूरा बंद कर दिया था या फिर आप कुछ टाइम देते थे? उसको कैसे मैनेज किया आपने? देखिए क्या होता है ना कि लाइफ में हर एक चीज़ की लिमिटेशन अच्छी होती है। बिल्कुल। आप ज़्यादा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और नहीं करोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे, हाँ। क्योंकि सोशल मीडिया से 2 चीज़ें होती है। हुँ, क्योंकि ये जब तैयारी करने के लिए मैं अपने काफ़ी फ्रेंड्स को जब मेरे से वो सजेशंस लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए करके, तो मैं यह बोलता हूँ कि डोंट गो बोरिंग। मतलब ऐसा मत हो कि आप सिर्फ पढ़ने में ही लग जाओ और आपका दिमाग जो है स्पार्किंग हो जाए, हुँ, जल्दी सब कुछ हुँ, करने को, हुँ। वैसा नहीं चाहिए। और वो 4-5 घंटे की अगर आप करते हो ब्रेक ले रहे हो बीच में, तो 15-20 मिनट का ब्रेक भी लो। बिल्कुल। फनी रील्स देख लो। तो बैलेंस आउट करना पड़ेगा दोनों चीज़ों को। हुँ, तो मैंने कट ऑफ तो पूरा नहीं किया था। हुँ, लाइक आई वाज़ एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट ऐसे ही नहीं कि मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हुँ, आई यूज्ड इंटरनेट फॉर सर्चिंग थिंग्स, समझे। नॉट फॉर सर्चिंग रील्स और सम गॉसिप्स। तो वही चीज़ थी कि मैंने बैलेंस करके चला था। आयुष, आपको क्या लगता है कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स बेहतर होती हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स बेहतर होती हैं? देखिए सच बताऊँ ना, तो वो सिचुएशंस पे बहुत डिपेंड करता है। हुँ, मेरे लिए दोनों ही बेनिफिशियल रहे हैं, हुँ, क्योंकि अगर ऑफलाइन है हुँ, तो हम हमेशा टीचर्स से कन्फ्रंट करके, हुँ। क्योंकि कनेक्टेड रहते हैं। हुँ, ऑनलाइन तो देखिए हमने वीडियो देखा, हमने समझा अपने अकॉर्डिंग, हमें कितना आया नहीं आया वो हमें ही पता है। हुँ, बट जो सामने अगर ऑफलाइन बोले तो टीचर शक्ल पे देख के बता देता है कि बच्चे को समझ आया कि नहीं आया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन करता है क्रॉस क्वेश्चनिंग में, तो आपका फेस बता देता है कि आप उसका सही आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और हुँ, नहीं देते तो टीचर वहीं करेक्ट कर देता है। जी, लेकिन क्या ये प्रॉफिट होता है कि आप रात के 12 बजे भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल दिया था कि आपके जो नोन थे वो मेट्रो के आवर्स में पढ़ाई करते थे, 1.5 घंटा आने का और 1.5 घंटा जाने का। तो वो अपने टाइम का फुल यूटिलाइज़ेशन कर पा रहे थे ऑनलाइन कोचिंग से, राइट? तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। हाँ जी। अगर जयपुर में हैं, आप ऊपर जा सकते हैं तो बिल्कुल आइए, हुँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है। हुँ। अच्छे-अच्छे टीचर से मिलने का मौका हाँ, मिलता है। उत्कर्ष का ऑनलाइन चैनल भी है। हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराते हैं कोचिंग्स। हाँ जी। हाँ,
अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ सकते हैं तो घर बैठ के भी आप एंजॉय कर ही सकते हैं, आप चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बेनिफिशियल तो ये भी लगता है कि आप टीचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस जर्नी में आयुष आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी में? देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको अवॉइड करना चाहिए आपका ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज आपको अवॉइड करना चाहिए, जो मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइम वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी। लेकिन आपको यूटिलाइज करना है रिवाइज करने के लिए, कुछ ऐसी चीजें हैं। मैं इस जगह पे ये भी बोल सकता था कि आप सोशल मीडिया अवॉइड कर दीजिए, नहीं, हुँ। टाइम वेस्ट करना अवॉइड कर दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है नेगेटिव लोगों से दूर रहना। सबसे और अपने को कंपेयर नहीं करना है किसी से। सबसे इम्पोर्टेंट है नेगेटिव लोगों से दूर रहना, हुँ, और अपने आप को कंपेयर नहीं करना। हुँ, क्योंकि हर किसी की एबिलिटी अलग-अलग होती है। एक बिल्कुल। किसी फील्ड में करने की क्षमता कुछ अलग होगी, किसी फील्ड में करने की क्षमता कुछ अलग होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर 2 में मतलब 100 क्वेश्चंस में से 90 सही करके आते हैं। हुँ, बट पेपर 2 में से 5 या 10 सही हो पाते हैं, वो भी तुक्के से। हुँ, तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में नहीं। कुछ चीज़ें आपको सच में है जो अवॉइड ही करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रही है आयुष आपके साथ और आपसे बहुत सारे व्यूअर्स इंस्पायर भी होंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को जो ये देख रहे हैं? आपकी बात जिन्होंने सुनी, जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैसेज यही रहेगा कि क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है, सब लोग गुरु जी के लिए अच्छे-अच्छे स्टेटस लगा रहे थे, और मैं भी बोलूँगा कि जिन्होंने हमारे अज्ञान का नाश किया है, अज्ञान तिमिरांधः नाम ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई गुरुओं को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके जो टीचर्स हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, मतलब आपको आपके पेट भरने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अपने टीचर से कनेक्टेड रहिए। जितने आप अपने टीचर से कनेक्टेड रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। हाँ जी। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अपने फ़ोकस से नहीं, आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। साथ-साथ में ये भी है कि आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यूज़ के साथ में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहिए। जैसा अभी रिसेंट में आपकी ही वीडियो में आपने डाला था कि कैसे हमें 5 महीने में वो प्लान मतलब जो है रोड मैप जो है हमारा कैसे क्लियर करना है। उस रोड मैप के थ्रू जिन्होंने भी डिटेल नहीं देखा है, आप जाके देख के आओ। वो रोड मैप के थ्रू आप आगे बढ़ो और कुछ चीज़ों को अवॉइड करो, कुछ चीज़ों को साथ में लेके चलो, तो आप ज़रूर जो है वो जेआरएफ की जर्नी पे आप पहुँच जाओ। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल सेशन रहा आयुष। थैंक यू सो मच उत्कर्ष के साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स तक अपनी बात पहुँचाने के लिए और उनको इंस्पायर करने के लिए। ऐसे ही और सेशंस और पॉडकास्ट लेकर आएँगे हम आपके लिए, तो जुड़े रहिएगा उत्कर्ष यूजीसी नेट के प्लेटफ़ॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच आयुष फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय-बाय और मिलते हैं अगले सेशन में।